अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि यूएई इसराइल जो पीस डील हुई है, जिसको ट्रम्प साहब ने ब्रोकर करवाया है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये क्या डील है और इतनी अब्रप्टली क्यों एक ट्रम्प साहब को ट्वीट करना पड़ा। और बड़ी अचानक से हमें खबर मिलने को आई कि पर्शियन गल्फ की एक स्टेट जो है, जो कि पहली स्टेट है पर्शियन गल्फ में जो उसने इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया। देखें, ये जो सिलसिला चल रहा था ये तकरीबन आज से नहीं चल रहा था। ये डेट्स बैक टू द 9/11 इंसिडेंट, कि जब 9/11 इंसिडेंट होता है तो उसके बाद यूएई को अपनी सिक्योरिटी के खदशात लाहिक होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो क्या करता है कि उस वक्त कि वो देखता है कि उसके पास अब कौन सी स्टेट रहेगी जिसके साथ वो अपना डिफेंस कॉपरेशन कर सके, अपनी सिक्योरिटी को एनहांस कर सके। और जो उसको एक ईरानियन थ्रेट है, उसके बाद अब टर्किश का भी थ्रेट आ गया, उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो 20 सालों से इनके जो है एक डिप्लोमेटिक टाइज चल रहे थे और कई दफ़ा मोसाद के चीफ भी यूएई तशरीफ लाते रहे और कई दफ़ा इनके उधर जाते रहे। तो एक बैकडोर चैनल हमेशा से ओपन रहा है। और ये सिर्फ यूएई की नहीं है कि उनके सिर्फ उनके डिप्लोमेटिक जो बैकडोर डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो चल रहे होते हैं। ये तमाम दुनिया के जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनके डिप्लोमेटिक टाइज चल रहे होते हैं। जिस तरह कतर को आप देख लें कि कतर के जो बैकडोर चैनल किस तरह ओपन है कि कतर से हर साल फ़लस्तीन में जो है उनकी फूड सप्लाईज जाती हैं। अगर टर्की की बात कर लें, जो टर्की ने बड़ा इसको इस जो पीस डील है इसको बड़ा वो नाराज़गी का इजहार किया है। इवन कि वहाँ से आंकरा से या इस्तंबुल से वहाँ से तल अवीव डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। तो ये जो बैकडोर चैनल्स है ये हमेशा ममालिक ओपन रहते हैं। हो सकता है पाकिस्तान के भी ओपन रहे हों, इसमें कोई एक इसमें नाराजगी वाली बात नहीं है। ममालिक जो है अपने रिलेशंस रखते हैं। तो आज हम इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखें जी, ये ट्रम्प साहब की ब्रोकर की हुई डील थी। ट्रम्प साहब को अचानक उन्होंने एक ट्वीट की कि ये एक हिस्टोरिक इवेंट है कि जिसमें जो है दो स्टेट्स वो आपस में उन्होंने एक पीस डील साइन कर ली और उसको उन्होंने ह्यूज का नाम दिया कि ह्यूज डील है। ये क्या है अगर हम बात कर लें, देखें तो क्या ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को गिफ्ट है? ये कैसे गिफ्ट है? हमें पता है कि नवंबर 2020 में अमेरिका के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जहां पे जो ट्रम्प साहब की जो अभी पोजीशन है बहुत वीक है। तो इसलिए इन्होंने सोचा यूएई और जो इसराइल थे कि हम दोनों आपस में पीस डील साइन करके एक जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनको गिफ्ट देते हैं अगेंस्ट जो बाइडन जो उनके जो उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो उनका थोड़ा एंटी स्टांस था। तो इसलिए जो यूएई की स्टेट्स के खिलाफ, मतलब जो अरेबियन स्टेट्स थी, उनके थोड़ा सा वैसा टिल्ट नहीं था जैसा ट्रम्प साहब का था। तो इनके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यही थी कि ट्रम्प साहब को एज देने के लिए हम एक पीस डील साइन करें। तो हमें नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये जो है एक उनके लिए गिफ्ट था बिफोर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 2020। अगली चीज हम देखते हैं कि इसराइल, इससे क्या होगा इस डील से कि इसराइल ने की जो प्लान कर रहा था डील ऑफ सेंचुरी की वो कोशिश कर रहा था, जो कि अभी नहीं हो पाई। और उसमें उसका क्या था कि उसने एनेक्सेशन करनी थी वेस्ट बैंक के जो इलाके थे, जो जॉर्डन वैली वाले इलाके थे, उसको उन्होंने एनेक्स करना था। तो इस पीस डील से क्या हुआ कि उसको सस्पेंड कर दिया नेतन्याहू ने। तो एक तो ये भी हमें नजर आया कि हो सकता है इस डील के पीछे ये एक हो कि उसको उसके साथ पीस डील साइन करने से उसकी वो जो एनेक्सेशन है उसको सस्पेंड कर देगा इसराइल। अब क्या हुआ कि अब जो बॉर्डर्स जो हैं ओपन हो चुके हैं, हो जाएंगे। पीस डील इसके अंदर क्या सिक्योरिटी कॉपरेशन होगा, इसके अंदर हेल्थ केयर के अंदर कॉपरेशन होगा, इसके अंदर ट्रेड लिंकेजेस बढ़ेंगे, इसके अंदर जितने भी, हाँ एक और चीज़ के अभी क्यों हुआ है कि 20 साल से तो चल रहा था, तो अब क्यों हुआ है ये कि 20 साल पहले क्यों नहीं होगा। तो अब जो है इनको दो जो हैं जो फैक्टर्स हैं उन्होंने इनको करीब लाने की कोशिश की है। एक तो ईरानियन फैक्टर था और एक फैक्टर था कोविड-19 का। कोविड-19 के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो इसराइल की जो कंपनीज वैक्सीन बना रही थी उनके साथ इन्होंने कॉपरेशन करने के लिए इन दोनों को आपस में करीब आना पड़ा। तो फैक्टर एक कोविड-19 भी बना इन दोनों को करीब लाने के लिए। अब क्या हुआ कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रीज के हमेशा से बैकडोर चैनल्स ओपन रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि क्योंकि हमेशा से
किसी भी मुल्क से आप लाताल्लुक नहीं हो सकते, क्योंकि इस मुल्क ये ग्लोबल विलेज बन चुका हुआ है। तो आपके अगर मेन स्ट्रीम जो लिंकेजेस ना भी हों तो आपके बैकडोर चैनल्स हमेशा से ओपन रहते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि कतर, टर्की, ओमान, बहरीन वगैरह के, अब तो ओमान ने तो वैसे ही उसको रिकग्नाइज कर लिया है, तो दूसरी जो अरब स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया इवन, तो उनके बैकडोर जो चैनल्स हैं वो अभी वर्क कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि ये इन द कमिंग फ्यूचर हमें ये देखने को मिल सकता है कि और भी अरेबियन स्टेट्स जो हैं वो इनको रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं। अब क्या होंगे, इसके रिपरकशंस क्या होंगे फॉर द रीजन? देखें, जो फ़लस्तीन की जो लेजिटिमेट कॉज थी, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो आर्टिकल 2 ऑफ सब क्लॉज 4 ऑफ यूएन चार्टर जो एक हमें देता भी है, तो वो हम देखते हैं कि वो उनके उसको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जब जैसे जैसे ज़्यादा स्टेट जो हैं, जो उधर की मेन स्टेक होल्डर्स थी, वो अब इसराइल को रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगी, तो इनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को जो है बड़ा एक धचका पहुंचेगा। अब जिसने फ़लस्तीन ने कहा भी है कि हम अपने जो एम्बेसडर्स हैं वो हम वापस बुला लेंगे। इवन कि टर्की, कल परसों की जो एक है डेवलपमेंट है उसमें कि टर्की ने भी कहा है कि हम अपना जो एम्बेसडर है यूएई वो वापस बुला लेंगे, और हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो उनसे हम स्टॉप कर देंगे। हमास रिटेलिएट करेगा। हमास चूंकि पहले ही बेरूत एक्सप्लोजन के बाद वो काफ़ी जो है गुस्से का शिकार है, गुस्से में है, तो अब हमें देख सकते हैं कि इस पीस डील के बाद हमास भी जो है रिटेलिएट करेगा। ना सिर्फ हमास रिटेलिएट करेगा बल्कि ईरान, देखें, टर्की यूएई ने इसलिए पीस डील की थी क्योंकि ईरान का जो थ्रेट था उसको न्यूट्रलाइज करना था। इससे पहले उसको 2 थ्रेट्स थे, एक तो इसराइल का था और एक ईरान का था। तो उसने एक थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको रिकग्नाइज करके अब दूसरे थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेगा इससे कॉपरेशन करके। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि थ्रेट ऑफ एनिमी ऑफ योर एनिमी इज माय फ्रेंड, तो जब ईरान जो है इसराइल का एनिमी है, तो अब उसके दोस्त बन के इसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ वो अपनी जो कार्रवाइयाँ वो तेज करेंगे। तो ईरान अपनी एक्टिविटीज़ नेचुरली वो अपनी बढ़ाएगा, ना सिर्फ इन मिडल ईस्ट बल्कि दूसरी जो स्टेट्स है जहाँ पे उसको रूम मिलेगा, वो अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ करेगा। वो बेरूत का बदला लेने की कोशिश करेगा। वो कासिम सुलेमानी का जो अभी तक उसकी एक चल रहा है सिस्टम, वो भी उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। सीरियन कॉन्फ्लिक्ट हम देख सकते हैं कि वो काफ़ी बढ़ सकता है। यमन क्राइसिस, उसके अंदर काफ़ी इंटेंसिटी आ सकती है। उसके बाद जो लेबनान का क्राइसिस है वो हम देख सकते हैं कि वो काफ़ी जो है बढ़ सकता है इस जो डेवलपमेंट के बाद। हिजबुल्लाह का फ्यूचर जो है लेबनान में, सॉरी ये हमास में, लेबनान में नहीं है, ये हमास जो है पैलेस्टाइन में है। तो लेबनान का हम देख सकते हैं कि वो जो उसका एक था कि हमने जो बेरूत एक्सप्लोजन है उसका हमने बदला लेना है, और चूंकि उसकी अगर जो उनकी वो गवर्नमेंट ने वो इस्तीफा दे भी दिया, लेकिन फिर भी अभी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि बेरूत तो बिल्कुल ही एक किस्म का सफा हस्ती से मिट चुका है। तो अब वो उसको करेंगे। उनके पास एक लेजिटिमेट जो है वो रीजन भी है कि उन्होंने न्यूट्रलाइज करना है। अब हम देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जो फॉरेन ऑफिस अभी बड़ा देख के चल रहा है, बड़ा फूंक के कदम रख रहा है, उनकी एक स्टेटमेंट भी है कि द पीस डील वुड हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट्स, implications, Pakistan will continue to support Palestine's legitimate demand। पाकिस्तान देखें, उसको फ़लस्तीन की लेजिटिमेट जो कॉज है, जो डिमांड है, उससे बैकआउट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान उससे बैकआउट करता है तो पाकिस्तान को फिर कश्मीर कोस्ट से भी बैकआउट करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक सुसाइड होगा कि अगर पाकिस्तान जो पैलेस्टीन को जो है, जो इसराइल को रिकग्नाइज कर ले, पाकिस्तान इस तरह कर ही नहीं सकता। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान यूएई और दूसरी अरेबियन स्टेट जो हैं उनको भी नाराज नहीं कर सकता। अगर देखें, यूएई और जो सऊदी अरेबिया है वो दोनों एक पेज पे हैं। सऊदिया की मर्जी के बगैर यूएई उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकता, इसलिए पाकिस्तान को इसके ऊपर बड़ा विजिलेंट होकर चलना पड़ेगा कि कोई ऐसी वो ना आए स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस की तरफ से या किसी भी आपके मिनिस्टर की तरफ से जो इनके जो रिलेशंस जो सऊदीया से जिस तरह पहले खराब हो चुके हैं, यूएई से भी खराब हो जाएं। तो इसका जो पाकिस्तान ने ऑप्शन दिया, एक सोल्यूशन दिया, वो टू स्टेट सोल्यूशन है कि एक जो है आप उसको फ़लस्तीन को एक मुल्क बना दें अलहदा से सॉवरन, और एक इसराइल को अलहदा से सॉवरन मुल्क बना दें। ठीक है,
तो ये टू स्टेट सोल्यूशन ही है सिर्फ इस प्रॉब्लम का जो पाकिस्तान कहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर इसराइल की प्रेजेंस आ जाती है यूएई में, मतलब यूएई की पोर्ट में अगर वो इसराइल आके बैठ जाता है तो डायरेक्ट इंप्लीकेशन होंगी उसकी सी पैक के लिए। तो सी पैक को हम देख सकते हैं इन नियर फ्यूचर, क्योंकि अब उनके बॉर्डर्स खुल जाएंगे इसराइल के और यूएई की आपस में, वहां पे दोनों की ट्रैवलिंग होगी, सारे उनके लोग आएंगे, वहां पे आके ट्रेड भी करेंगे, बिजनेसेस भी करेंगे, टूरिस्ट भी आएंगे, तो वहां से हमें सैबोटाज एक्टिविटीज का खतरा हो सकता है। और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नेचुरली आएगा अरेबियन स्टेट्स की तरफ से कि पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज करे, और पाकिस्तान इसको कर नहीं सकता। तो ये तो था जी आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। बहुत